अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम करने के लिए जा रहे हैं आर्टिकल हमारा 5.1 ही है, लेकिन उसका आगे सब टॉपिक है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी को हम कंपेयर करेंगे और साथ हम ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, उसके साथ हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो ये कहता है कि हर ऑब्जेक्ट जो भी यूनिवर्स में पाए जाते हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं। सपोज करते हैं कि एक हमारे पास ये मैस है, दूसरा हमारे पास ये मैस है। इसको कह देते हैं जी m1, इसको कह देते हैं जी m2। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि जो m1 जब इनको हम करीब करीब रखेंगे तो जो m1 होगा ये इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। जो m2 होगा वो इस पर फोर्स लगाएगा। बात समझ आ गई? दोनों ने उसके पर फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर यही चीज हम अर्थ के साथ कंपेयर करें, चले अर्थ के साथ कंपेयर करते हैं। सपोज ये हमारे पास अर्थ है, इसका सेंटर है और ये अर्थ का रेडियस है और इसके ऊपर हम एक मैस को भी रख देते हैं इस तरह से। ठीक हो गया। ये हमारे पास मैस है m1 और ये अर्थ का जो मैस है वो m2 है। सपोज करते हैं अब जो मैस 1 है वो अट्रैक्ट होगा अर्थ की तरफ और अर्थ अट्रैक्ट होगी मैस m1 की तरफ। लेकिन इस केस में अर्थ की फोर्स हमें फील हो रही है, लेकिन इस मैस की फोर्स फील नहीं होती। उसकी रीजन ये होती है कि जो अर्थ का मैस है वो बहुत ज्यादा है। अर्थ की मैस का m2 का है ना, m2 इज वेरी 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 ग्रेटर देन m1, ठीक है। इसीलिए जो m1 है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, नेग्लिजिबल, ठीक है, क्योंकि बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू अर्थ। दैट्स व्हाई ये नेग्लिजिबल हो जाता है। पीछे बात जाता है m2 यानी कि अर्थ का मैस जो कि बहुत ज्यादा है, तो इसकी फोर्स जो होती है वो डोमिनेट हो जाती है, ठीक है। ये तो अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को जब अपनी तरफ खींचता है, जितनी फोर्स पहले वाला दूसरे पे लगाएगा उतनी फोर्स दूसरे वाला पहले वाले पे लगाएगा। अब वो ये कहता है कि सपोज कर लेते हैं m1 जो है वो m2 पर एक फोर्स लगा रहा है और उसको हम कंसीडर कर लेते हैं जी एक्शन, ठीक है। अब m2 m1 पर फोर्स भी लगाएगा, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं जी रिएक्शन। अब एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। एक एक्शन और रिएक्शन दोनों एक इक्वल होते हैं बट ऑपोजिट होंगे, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये हमें कहता है कि ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक हो गया। तो इस तरह हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, लॉ ऑफ न्यूटन को, लॉ ऑफ ग्रेविटी को, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, ठीक है। इसके साथ देखिए स्टूडेंट, अर्थ का ना एक फील्ड होता है। अगर सपोज कि मेरे पास है ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है और ये उसका रेडियस है r। आपने ये चीज याद रखनी है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, अपने सरफेस की तरफ नहीं, अपने सेंटर की तरफ। तो अर्थ अट्रैक्ट टूवर्ड इट्स सेंटर। ये चीज याद रखें हमने। अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, अपने सरफेस की तरफ नहीं। तो इसलिए हम ये रेडियस लेते हैं, अर्थ सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब इस अर्थ का एक रीजन होता है, एक एरिया होगा। सपोज कर लेते हैं कि वो रीजन ये है। अब इस रीजन का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस रीजन के अंदर है तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इस रीजन से बाहर चला गया है इस तरह, तो ये अब अर्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, अर्थ इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकेगी। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अब इस अर्थ के फील्ड से बाहर चला गया है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये अर्थ का एक रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है?
ग्रेविटेशन फील्ड अ रीजन अराउंड अर्थ in which it attracted by earth, जिसमें एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, उस रीजन को हम बोल देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट एक और चीज याद रखें कि जो एक होती है फील्ड फोर्स, ये हमने पढ़ा ग्रेविटेशन फील्ड, एक होता है हमारा फील्ड फोर्स। अब ये फील्ड फोर्स क्या होता है? फील्ड फोर्स यानी कि फील्ड की फोर्स, उस रीजन की फोर्स। एक चीज याद रखनी है कि ये जो फील्ड फोर्स होती है ये नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स होती है, नॉन कॉन्टैक्टिंग। अब ये नॉन कॉन्टैक्टिंग क्या होता है? देखिए, अगर इसको मैं यहां से छोड़ूं तो ये कहां जाएगा? ये अर्थ की तरफ गिरेगा। अर्थ की तरफ क्यों गिरेगा अर्थ की तरफ? क्या अर्थ का और इस मार्कर का आपस में कोई कनेक्शन है? कोई वायर लगी हो, कोई किसी भी तरीके से ये मार्कर अर्थ के साथ अटैच हो? क्या ऐसा कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मार्कर अर्थ के साथ अटैच नहीं है। ये रूफ जो छत है, ये चले हम कहते हैं कि अर्थ से अटैच है क्योंकि दीवारें हैं साथ में, लेकिन ये मार्कर अर्थ के साथ अटैच नहीं है। इसको छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा। ठीक है, तो मार्कर कांटेक्ट में नहीं है, टच में नहीं है अर्थ के, फिर भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चाहे अर्थ के साथ टच में हो, चाहे अर्थ के साथ टच में ना हो, हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचती है, जिसको हम कहते हैं कि ये नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स है। जो अर्थ की फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स है। ठीक हो गया। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते, मैं इसी को फेंकता हूं, ऊपर फेंका ऐसे, याद रखें जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और जैसे ये नीचे आता जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। बात अंडरस्टैंड हो रही है? क्योंकि ये जो अर्थ की फोर्स है ये नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स है। ये चीज याद रखें आपने। और इसके बाद हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब ये ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? सो ग्रेविटेशन फील्ड तुम्हें पता चल गया, फील्ड ग्रेविटेशन फील्ड एक फोर्स होगी। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। ठीक है, ताकत यानी कि जितनी ताकत के साथ अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी उसको बोलेंगे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। अब ये मार्कर है, इस पर अर्थ कितनी फोर्स लगाएगी? माइंड में आता है ना? एक हमारे पास 50 kg का स्टोन है, वो हमने बड़ी मुश्किल से उठाया है, उस पर अर्थ कितनी फोर्स लगाएगी अपनी तरफ खींचने के लिए? हमारे पास एक 5 रुपए वाला कॉइन है, सिक्का है, उस पर फोर्स अर्थ कितनी लगाएगी अपनी तरफ खींचने के लिए? हमारे पास एक 100 का नोट है, 100 रुपीज का नोट है जो कि बहुत हल्का है, या बुक का एक पेज है, उस पर अर्थ कितनी फोर्स लगाएगी अपनी तरफ खींचने के लिए? तो ये कितनी फोर्स लगाएगी, मार्कर के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, स्टोन के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, पेज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। कितनी फोर्स लगेगी जी, याद रखना है जिस फोर्स के साथ अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और ये होती है 10 न्यूटन पर केजी। अब इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जिसका मैस, कोई ऑब्जेक्ट हो जिसका मैस अगर हमारे पास 1 kg है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस 1 kg है, इस पर जो अर्थ की फोर्स लगेगी वो 10 न्यूटन की होगी। अब बात समझे? सपोज ये है जी 1 kg इसका मैस है इस मार्कर का, इस पर जो अर्थ की फोर्स लगेगी वो 10 न्यूटन की लगेगी। अगर ये सपोज करते जी 2 kg का है, अब इस पर कितनी फोर्स लगेगी? 20 न्यूटन फोर्स लगेगी। अगर ये हाफ kg का है तो 5 न्यूटन की फोर्स लगेगी। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि फोर्स लगती है अर्थ की तरफ से किसी ऑब्जेक्ट पर, दैट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और वो होती है 10 न्यूटन पर केजी। ये आपने याद रखना है, ये हम इसके में लगता है। ठीक हो गया? तो ये था हमारे पास
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटी को कंपेरिजन करना, फील्ड फोर्स को डिस्कस करना और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस करना। अगर इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।